आज की इस वीडियो में मैं जिस महिला के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो आजाद भारत की पहली ऐसी महिला है जिसे फांसी की सजा दी जा रही है। और इस केस को अब तक 15 साल बीत गए हैं, लेकिन इस केस के बाद इस महिला के गांव वालों ने एक नियम बनाया कि इस गांव में पैदा होने वाली किसी भी लड़की का नाम शबनम नहीं रखा जाएगा। इतना हीनियस क्राइम किया था उस महिला ने। वैसे हमारे देश में पुलिस के बारे में ऐसा माना जाता है कि वो अपना काम ठीक से नहीं करती, लेकिन इस केस में बिना किसी सबूत या गवाह के होते हुए यूपी पुलिस ने इस केस की एक एक कड़ी जोड़कर इस केस को केवल 3 दिनों में सॉल्व कर दिया था। कहानी उत्तर प्रदेश की अमरोहा जिले की है, जहाँ एक छोटा सा गाँव है जिसका नाम है बावनखेड़ी। इस गाँव में मास्टर शौकत अली जी का एक हंसता खेलता परिवार रहा करता था, जिसमें मास्टर शौकत अली के अलावा उनकी पत्नी हाशमी, बड़ा बेटा अनीस, बहू अंजुम का 10 महीने का बेटा अर्श और शौकत अली जी का छोटा बेटा राशिद और इकलौती बेटी शबनम और एक भांजी राबिया भी साथ में रहा करती थी। ये टोटल 8 लोगों का एक हंसता खेलता परिवार था। ये पूरा परिवार अच्छा खासा पढ़ा लिखा और पैसे वाला था। मास्टर शौकत अली एक सरकारी कॉलेज में लेक्चरर थे। उनका बड़ा बेटा अनीस इंजीनियर था। उनकी बेटी शबनम ने डबल एमए किया था और छोटा बेटा राशिद बीएड की पढ़ाई कर रहा था। मतलब कि पूरे परिवार में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी और पूरे बावनखेड़ी गांव में इस परिवार की बहुत इज्जत की जाती थी। मगर फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसका असर ना कि सिर्फ इस परिवार पर हुआ, बल्कि पूरे बावनखेड़ी में रहने वाले लोगों की भी इस हादसे ने सोच बदल दी। हुआ ये कि 14 अप्रैल 2008 की देर रात लगभग 2:15 के आसपास उस घर की पहली मंजिल की बालकनी से शबनम ने जोर जोर से रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया। शबनम की आवाज सुनकर जब उसके आसपास के लोगों ने घर में घुसने की कोशिश की, तब उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा बंद है। तभी उन लोगों ने शबनम को नीचे बुलाया और दरवाजा खोलने को कहा। शबनम नीचे आई, घर का दरवाजा खोली और वापस पहली मंजिल पर जाकर रोने और चिल्लाने लगी। पीछे पीछे उसके पड़ोसी भी घर की पहली मंजिल पर पहुंचते हैं और उन्होंने वहां पहुंचकर जो देखा वो देखकर उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि उन्होंने वहां पर 7 लाशें देखी, जिसमें शबनम की माँ बाप, दोनों भाई, उसकी फूफेरी बहन, उसकी भाभी और उनका 10 महीने का बच्चा भी था। उन लाशों के बगल में बैठकर शबनम बेतहाशा रो रही थी और जब उससे पूछा गया कि ये सब कैसे हुआ, तब उसने बताया कि कुछ चोर डाकू आए और ये सब करके चले गए। तभी एक पड़ोसी ने पुलिस को कॉल कर दिया और थोड़ी देर बाद हसनपुर की पुलिस भी वहाँ पहुँच गई। और पुलिस ने पहुँचने के बाद जब इस मंजर को देखा तब वो भी दंग रह जाती है, क्योंकि उन्होंने वहां पर 7 लाशें देखी, जिनमें से सिर्फ अगर 10 महीने के बच्चे को छोड़ दें तो बाकी सभी घर वालों को किसी धारदार हथियार से काटा गया था। फिर पुलिस ने सबसे पहले क्राइम सीन को सील किया और सुबह होते ही ये खबर आग की तरह फैल गई और सुबह होते होते शबनम के घर के बाहर एक बहुत बड़ी भीड़ लग गई। इस घटना के बारे में जिस किसी ने भी देखा या सुना वो अंदर से कांप गया और पुलिस और प्रशासन के खिलाफ लोगों में गुस्सा बढ़ने लगा और लोगों ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारे लगाना भी शुरू कर दिया। लोगों का ये गुस्सा देखकर प्रशासन ने इस केस के इंचार्ज को तुरंत सस्पेंड कर दिया और इस केस को नए इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता जी को दे दिया, क्योंकि उनकी इमेज लोगों के बीच काफी अच्छी थी। 15 अप्रैल की सुबह सुबह इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता वहां पहुंच गए और वहां पहुंचते ही उन्होंने जब उन लाशों के ऊपर पड़े चादर को देखा तब उनके दिमाग में एक चीज खटकी, मगर उन्होंने उन लाशों का पंचनामा करके उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब उन्होंने इस घटना में इकलौती बची शख्स शबनम से पूछताछ करने की सोची और शबनम ने बताया रात में बहुत गर्मी होने के कारण वो छत पे सोने चली गई थी। तभी कुछ लोग घर के पीछे वाली दीवार से घर में घुसे और लोगों का कत्ल करके घर के मेन गेट से चले गए। पर पड़ोसियों से पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि जब उन्होंने रात में शबनम को रोते और चिल्लाते हुए सुना और घर में घुसने की कोशिश की, तब घर का दरवाजा अंदर से बंद था। अब पुलिस ने ये सोचा कि अगर कातिल मेन गेट से बाहर गए थे तो घर का दरवाजा अंदर से किसने बंद किया। उसके बाद पुलिस उस घर के पीछे वाली दीवार के पास गई, जहाँ से शबनम ने बताया कि वो लोग दीवार चढ़ के घर में आए थे, लेकिन उस दीवार की हाइट 14 फीट थी और वहाँ ना तो पुलिस वालों को कोई सीढ़ी मिली और ना कोई सीढ़ी का निशान। अब इस केस को एक दिन बीत जाता है और अब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई थी, जिसमें पुलिस को पता चलता है कि मारने से पहले सभी घर वालों में से केवल अगर 10 महीने के बच्चे को छोड़ दे तो बाकी लोगों को एक नशीली सी चीज खिलाई गई थी।
इसीलिए इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता ने जब पहली बार लाश के ऊपर पड़े चादर को देखा तब उन्हें शक हुआ, क्योंकि वो चादर एकदम सही से लगा हुआ था और मरने वाले ने कोई विरोध नहीं किया था, जबकि मरने से पहले मरने वाला पूरा विरोध करता है और अपने आप को बचाने की कई कोशिशें करता है। पर इस केस में मरने वाला सीधा सीधा लेटा रहा और कातिल आके इन्हें कुल्हाड़ियों से काट के चला गया। फिर पुलिस घर की दोबारा से जांच करती है और पुलिस को घर में से एक नशे की गोलियों का खाली पत्ता भी मिल जाता है। तभी बहुत ज्यादा रोने और चिल्लाने की वजह से शबनम की तबीयत खराब हो जाती है और वहाँ डॉक्टर को बुलाया जाता है। पर डॉक्टर ने जब शबनम की जांच की तब एक और चौंका देने वाली बात सामने आती है। पता ये चलता है कि शबनम पहले से ही प्रेग्नेंट है। अब ये केस इतना ज्यादा फैल जाता है कि उस समय की मुख्यमंत्री यानी मायावती भी शबनम से मिलने पहुंच जाती है और यहाँ तक कि मायावती शबनम को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी घोषणा कर देती है। लेकिन इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता मायावती जी को रोकते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमें शबनम पे ही शक है। तभी आरपी गुप्ता को किसी मुखबिर से पता चलता है कि शबनम का एक आशिक भी है जिसका नाम है सलीम। दरअसल पिछले 1 साल से शबनम और सलीम के बीच में लव अफेयर चल रहा था। सलीम शबनम के ही गांव में रहता था और वो एक छोटा सा कारपेंटर था और दूसरी तरफ शबनम बहुत ही पढ़ी लिखी और एक अच्छे घराने की लड़की थी। और जब शबनम ने इस रिश्ते के बारे में अपने घर में बताया और कहा कि मैं सलीम से शादी करना चाहती हूँ, तब शबनम के घर वालों ने इस रिश्ते से नाराजगी दिखाई और इस रिश्ते को ठुकरा दिया। पर अब शबनम का प्यार परवान चढ़ चुका था और शबनम ने अपने ही परिवार वालों को मारने का प्लान बना लिया था। इस प्लान में सलीम ने भी शबनम की मदद की थी। लेकिन अगर आप सोच रहे होंगे कि शबनम सलीम के साथ भाग भी सकती थी, तो शबनम ने भी यही सोचा था। लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर वो सलीम के साथ भाग गई तो उसके पिताजी की जो एक काफी अच्छी प्रॉपर्टी है वो उसके हाथ से निकल जाएगी। इसीलिए शबनम ने ये गलत रास्ता चुना। अब पुलिस को शबनम के घर की तलाशी करते समय एक सिम कार्ड भी मिला था जिसके बारे में सिर्फ शबनम और सलीम को पता था। ये शबनम का प्राइवेट नंबर था जिससे ये दोनों बात किया करते थे। और जिस दिन मर्डर हुआ था उस दिन शबनम ने इस नंबर से सलीम को 52 बार कॉल किया था। वो शाम से ही सलीम को कॉल करने लगी थी और उससे काफी देर तक बात कर रही थी, जबकि रात को 1:29 से लेके 2 बजे तक शबनम ने सलीम को कोई कॉल नहीं किया और 2 बजे के बाद फिर वो सलीम को कॉल करने लग गई थी। यानी कि रात के 1:29 से लेके 2 बजे तक शबनम और सलीम एक साथ ही थे और वो इस घटना को अंजाम दे रहे थे। दरअसल जिस दिन ये घटना हुआ था उस दिन की शाम की चाय में शबनम ने नींद की गोलियां मिला दी थी और परिवार वालों ने जब वो चाय पी तब उनको चक्कर आने लगा और वो अपने अपने कमरों में जाके सोने लग गए। तभी मौका देखते ही शबनम ने सलीम को कॉल किया और अपने घर बुलाया। घर बुलाने के बाद शबनम सलीम के साथ मिलकर कुल्हाड़ी से अपने ही घर वालों को काट देती है। दरअसल शबनम खुद अपने परिवार के एक एक सदस्य का कमरा सलीम को दिखाती है। वो कमरे में लेके जाती है, अपने परिवार वालों का हाथ पैर पकड़ती है और सलीम को कुल्हाड़ी चलाने के लिए कहती है। यहाँ तक कि शबनम ने उस 10 महीने के बच्चे को भी नहीं छोड़ा था और वो सलीम को कहती है कि वो गला दबाकर उस बच्चे की जान ले। अब ये सब करने के बाद सलीम अपने घर चले जाता है और शबनम भी उस घर की बालकनी में आके रोने और चिल्लाने का नाटक शुरू करने वाली थी। तभी उसे फिर से उसी बच्ची के रोने की आवाज आने लग जाती है। अब शबनम घबरा जाती है और सलीम को फोन करती है और कहती है कि वापस वो उसके घर आए और उस बच्चे की हत्या करे। लेकिन सलीम ने इस बार घर आने से मना कर दिया। तब शबनम खुद उस बच्ची के पास जाती है और अपने हाथों से उस बच्ची का गला दबाकर उसकी जान ले लेती है। और ये सब करने के बाद शबनम अपना रोने और चिल्लाने का नाटक शुरू कर देती है। इसके आगे की कहानी आप जानते ही हैं। तभी पुलिस ने जब शबनम का ये कन्फेशन लिया तभी पास वाले गांव से ही सलीम को भी गिरफ्तार कर लिया। सलीम दरअसल पास वाले ही एक गांव में छुपा हुआ था। अब पुलिस शबनम को भी गिरफ्तार कर लेती है और शबनम और सलीम दोनों को उत्तर प्रदेश के अलग अलग जेल में बंद कर देती है। गिरफ्तार होने के 8 महीने बाद शबनम जेल में ही अपने बच्चे को जन्म देती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अरेस्ट होते समय शबनम प्रेग्नेंट थी, तो बच्चा पैदा होने के बाद भारतीय कानून के हिसाब से शबनम अपनी सजा अपने बच्चे के साथ ही काटती है। 5 साल तक वो अपने बच्चे को अपने साथ रखती है, लेकिन जब बच्चे की उम्र 5 साल हो जाती है तो वो जेल से बाहर आ जाता है। और अब शबनम ने पास्ट में ऐसा काम किया था कि उसके बच्चे को कोई भी अडॉप्ट नहीं कर रहा था। तभी उस्मान सैफी नाम का एक शख्स आगे आता है और शबनम के बच्चे को अडॉप्ट करता है, जो कि शबनम के ही कॉलेज में पढ़ता था। और शबनम उस्मान को अपने भाई की तरह मानती थी। यहाँ तक कि उस्मान ने लोगों को ये भी बताया है कि शबनम
कॉलेज के दिनों में एक बहुत ही ज्यादा मदद करने वाली और बहुत ही अच्छी लड़की थी। यहाँ तक कि शबनम ने एक बार उस्मान की भी कॉलेज की फीस भरने के लिए पैसों की मदद की थी। अब अगर इस केस के वर्तमान की बात करें तो गिरफ्तार होने के 13 साल बाद कोर्ट ने 2021 में शबनम और सलीम को फांसी की सजा सुना देती है, जिसका अपील करते हुए शबनम और सलीम ने हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मदद की गुहार लगाई है। तो यहीं पे खत्म होती है आजाद भारत की पहली महिला की कहानी जिसे फांसी दी जा रही है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें आप बहुत ही प्यार करते हैं और कभी खोना नहीं चाहते। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं हर हफ्ते क्राइम की ऐसी ही कहानियां लाते रहता हूं। और आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट में ये जरूर बता सकते हैं कि क्या शबनम को फांसी की सजा देनी चाहिए या उसके बच्चे को नजर में रखते हुए शबनम को छोड़ देना चाहिए। तब तक के लिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।